नमस्कार दोस्तों, टॉप स्टॉक विद सिविक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनसीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो चालू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अंत तक देखें। बिकॉज जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, आपको सिखाने के लिए बनाता हूँ। इसलिए अगर आप पूरे अंत तक देखोगे तो हर एक चीज़ आप भी डिटेल वे में एनालिसिस करना सीख जाओगे और क्या करना चाहिए, किस चीज़ को हमको पकड़ना चाहिए मार्केट में, किस चीज़ को छोड़ना चाहिए, वो आप आसानी से खुद समझ सकते हो और इस तरह से आप अपना नॉलेज लेवल इन्हेंस कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना लेट के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर एनसीसी लिमिटेड के बारे में बात कर ली जाए तो कंपनी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,570 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 312 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 हाई लो की बात कर ले जाए तो 364 रुपये जो है इसका हाई था, लो 155 के आसपास है। स्टॉक पी 23 के आसपास है। बुक वैल्यू 109। डिविडेंड की बात करें 0.71% के आसपास डिविडेंड कंपनी देती है। आर ओ सी 22.1%, विच इज़ गुड। आर ओ ई 11.4%, ये भी ठीक है। फेस वैल्यू ₹2 के आसपास है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात कर लें तो 22.0% के आसपास है। इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी का एक ओवरव्यू देख लिया, बट हर एक चीज़ हम डिटेल वे में आगे वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वीडियो में कृपया अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं तो 1978 में कंपनी आई थी और जो कंपनी का मेन काम है, कंपनी का जो मेन काम है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है, बिल्डिंग है, इरिगेशन, वाटर एंड इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल, मेटल्स, माइनिंग एंड रेलवेज। कंपनी ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में अपने आप को वो करके रखा है अपने आप को। कंपनी ने उस सेक्टर में किसी भी सेक्टर की आप बात कर ले, चाहे रोड्स, बिल्डिंग, इरिगेशन, आप इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल, मेटल, माइनिंग, हर एक सेक्टर में कंपनी का वर्चस्व है। अगर इनकी अपडेट की बात कर लिया जाए तो फास्ट ट्रैक एजुकेशन ऑफ जल जीवन निगम, ये कंपनी ने ही बनाया, जिसका लागत ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास था। तो आप सोच सकते हो बहुत जल्दी और बहुत तेजी से कंपनी ने ये जल जीवन प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट किया है। अगर आप बात कर लेते हैं तो बिजनेस वर्टिकल्स की बात कर लिया जाए तो इसमें बिल्डिंग एंड हाउसिंग है, रोड है, वाटर एंड इन्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल है, इरिगेशन है। इंटरनेशनल में अगर बात कर रोड रोड बिल्डिंग्स एंड वाटर पाइपलाइंस है, माइनिंग है, रेलवेज है। अदर्स में अगर बात कर लिया पावर, ऑयल, गैस, मेटल्स एंड अदर्स। कंपनी का ऑलमोस्ट वर्चस्व सारे फील्ड में है। अगर आप किसी भी फील्ड में अगर बात करते हो तो कंपनी ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आपको मिलेगी। बिजनेस नेटवर्क में देख लेते हो तो इसका 13 सिटी में वर्चस्व है, सच एज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ईटीसी। की प्रोडक्ट्स की बात कर लिया जाए तो की प्रोडक्ट्स एग्जीक्यूटेड बाय सीओ और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे गए हैं तो ये इसी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो सोच सकते हो दोस्तों, अगर आप इस एक्सप्रेसवे की अगर आप कितनी बड़ाई कर लो वो कम ही होता है। और अगर सोचते हो दोस्तों तो कंपनी का बिजनेस भी कितना अच्छा है और कंपनी कितना अच्छा काम कर, ईएसआई हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज, कर्नाटका आउटर रिंग रोड, हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर, तेलंगाना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, अरुणाचल प्रदेश एंड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, राजकोट, गुजरात। क्लाइंट्स में अगर देख लेते हैं तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इनके क्लाइंट्स है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर रेल मेट्रो कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ ओमान, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये सारे इनके जो क्लाइंट्स हैं। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी का बिजनेस जो है, कंपनी हर एक फील्ड जहाँ भी इसमें, चाहे रोड वाले में हो, चाहे वाटर वाले में हो, चाहे माइनिंग, चाहे रेलवे में हो, चाहे मेटल में हो, हर एक फील्ड में कंपनी अपने आप को स्टेब्लिश करके रखी है और कंपनी का वर्चस्व है। कंपनी हर जगह, और कंपनी का प्रोजेक्ट ही आप देख लीजिए, जल जीवन निगम, जिसका लागत ही 6,000 करोड़ के आसपास था, उसको सबसे फास्टेस्ट वे में और अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके दिया है। सेम चीज़ अगर आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात कर ले तो कितना अच्छा एक्सप्रेसवे कंपनी ने बना के दिया है और कितनी जल्दी, कितने कम टाइम में। तो इस तरह से अगर दोस्तों इस तरीके से जितनी सारी कंपनियां होती है आने वाले समय में, अगर मान लीजिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनेंगे, नए हॉस्पिटल नहीं बनेंगे, नया डेवलपमेंट नहीं होगा, नए डैम नहीं बनेंगे, क्या नहीं बनेगा, अगर इस तरह की सारी चीज़ें बनती हैं किसी भी कंट्री ग्रोथ के लिए, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो अगर इस कंपनी का काम ही ये सारी चीज़ें करना है तो सोचिए कंपनी का ग्रोथ कितना आगे जा सकता है। मेरा काम समझाना है दोस्तों, इसलिए मैं आपको समझाता ही रहूँगा। अगर मैडम पीई की बात कर लेते हैं दोस्तों, पीर कंपैरिजन मैडम पीई की बात कर लेते हैं तो पीर कंपैरिजन में अगर आप देखते हो तो 22.97 कंपनी का पी है। बट मैडम जो जो ऑल ओवर कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन की, उसमें अगर पी रेशियो बात करते हो तो 32.87 हाई जो इसका मैडम पी है। ऑलमोस्ट औसत जो पी निकल के आती है सारी कंपनियों की वो यहाँ दिखाता है, तो वो 32.87 है। बट उससे भी कंपनी का पी 10 के आसपास, 10 पॉइंट के आसपास कम है। तो कंपनी जो अपने पी रेशियो, जो उसके सेगमेंट की सारी कंपनियां, उससे भी पी रेशियो उसका कम है। मतलब कंपनी, आप समझ सकते हो, कंपनी अपने जो कंस्ट्रक्शन की जो कंपनी है उसमें सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन इसी कंपनी का है। और प्राइस की बात कर लिया जाए तो करंट मार्केट प्राइस 311 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।
दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, बट मैं इसको टेक्निकली कितना परसेंट अप जा सकता है मैं आपको ये सिखाऊंगा, मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप जाओ बाई और सेल करो। चलिए दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखते हो तो लगभग लगभग 5200 करोड़ के आसपास सितंबर क्वार्टर में हाईएस्ट अगर आप देखते हो तो 6400 करोड़ के आसपास, 6500 करोड़ के आसपास यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट में मार्च 2024 में आया था। बट यहाँ पे सितंबर 2024 में 5200 करोड़ के आसपास होता है। अगर हम इससे कंपेयर करें सितंबर 2023 से, तो ये ऑलमोस्ट बढ़ा हुआ ही नजर आता है, ऑलमोस्ट आपका 5 करोड़ के आसपास बढ़ा हुआ ही नजर आता है। तो अगर इस तरह से देखते हैं दोस्तों, तो इसमें क्या निकल के नजर आता है दोस्तों, जब भी आपको कंपेयर करना है सितंबर क्वार्टर लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर से कंपेयर करना है, ना कि जून 2024 के क्वार्टर्स कर दो, मार्च 2024 क्वार्टर कर दो, दिसंबर 2023 को नहीं, सितंबर 2023 वाले क्वार्टर्स कंपेयर करो, तब आपको एक्चुअल पता चलेगा कंपनी का ग्रोथ, कंपनी का सेल्स, कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो जाए तो कंपनी अपनी ट्रैक पे है, अदरवाइज आप इसको छोड़ सकते हो कि कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है। अगर लास्ट सितंबर क्वार्टर में अगर कंपनी ने 4720 करोड़ का अगर अपना सेल्स दिया है और सितंबर 24 में 5196 करोड़ का दिया है, तो कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज हुआ है, और यही मान के चलेंगे कंपनी का सेल्स जो है इंक्रीज हुआ है। अगर नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो 175 करोड़ के आसपास कंपनी ने नेट प्रॉफिट दिया है। अगर इसमें सितंबर 23 में बात कर लिया तो ऑलमोस्ट 86 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था। वहाँ पे भी कंपनी ने 31% के आसपास टैक्स पे किया था। यहाँ पे भी कंपनी ने 30% के आसपास टैक्स पे किया है। और यहाँ पे अगर देखते हो तो अदर इनकम में 28 करोड़ ही अदर इनकम था, यहाँ पे 29 करोड़ है। तो देयर इज नो एज सच चेंज कि यहाँ पे कंपनी में कोई चेंज आया है, कंपनी के जो बिजनेस में चेंज आया है, कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट में, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ऑलमोस्ट अगर लास्ट सितंबर क्वार्टर और इस सितंबर क्वार्टर कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी ने अपने आप को 90 करोड़ और 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच वाली जो लाइन है उसमें अपना नेट प्रॉफिट कंपनी दिखाती हुई नजर आ रही है यहाँ पे दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, बट नो डोंट वरी, ये थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो रिजल्ट चेंज होता रहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करिए अगर क्वार्टरली रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो। अगर पीएनएल की बात कर ली जाए, पीएनएल में अगर यहाँ पे देखते हो तो टीटीएम में हाईएस्ट एवर सेल्स है कंपनी का। कंपनी का अगर कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है टीटीएम में। तो टीटीएम में आपको हमेशा चेक करना है कि पिछला जो लास्ट ईयर जो नेट प्रॉफिट था उससे इस साल नेट प्रॉफिट बढ़ के ही आना चाहिए, और कंपनी ने लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 137 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट अधिक निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई भी कंपनी अगर दोस्तों 100 करोड़ से ऊपर नेट प्रॉफिट दे रही है तो कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी, बिकॉज 100 करोड़ कमाना इतना आसान नहीं है, और खुद को मार्केट में मेंटेन रखना वो, और ये तो कंपनी 137 करोड़ के आसपास कंपनी का एक साल में नेट प्रॉफिट निकल कर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर देखते हैं दोस्तों तो ये कंपनी बहुत शानदार कंपनी है, और ये कंपनी डेफिनेटली मल्टी बैगर तो जाएगी ही, बट इसमें मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं करता, ये मेरे लिए है, ये वाली लाइन मेरे लिए है मल्टी बैगर की। बाकी आप अपने हिसाब से ट्रेड करिए, अपने हिसाब से लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए। मेरा काम है सिखाना, मैं आपको हर एक वीडियो, मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है मुझे पता है, लेकिन मैं आधा अधूरा आपको ज्ञान नहीं देना चाहता, दैट्स वाई मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगर हम इक्विटी कैपिटल की बात कर ले तो 51 करोड़ से अभी 126 करोड़ के आसपास हो गया है। रिजर्व देख लेते हैं तो ऑलमोस्ट कंपनी का रिजर्व हाईएस्ट एवर 6745 करोड़ के पास कंपनी के पास हाईएस्ट एवर वो है। कंपनी ने अपना डेट थोड़ा बढ़ाया है, बट कोई बात नहीं, कंपनी 1726 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर बोरोइंग है। फिक्स असेट ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर 1600 करोड़ के आसपास कंपनी में फिक्स, अगर दोस्तों अगर फिक्स असेट ही कंपनी बेच देती है तो अपना लोन रीपे कर सकती है। तो अगर दोस्तों CWIP में 41 करोड़ के आसपास CWIP है। अगर कैश फ्लो की बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1360 करोड़ के आसपास है। दोस्तों अगर प्रमोटर्स होल्डिंग बात कर ली जाए तो ये इस स्टॉक में सबसे जरूरी है, प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग्स में अगर देखते हो तो इसमें प्रमोटर्स में अगर देखते हो तो 22% प्रमोटर्स के पास है। FII ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है 20.86। DII ने अपना स्टेक बढ़ाया है ऑलमोस्ट 1% से। बाकी पब्लिक के पास है। पब्लिक में भी अगर आप दोस्तों अगर देखते हो, मैं मेरा एक फंडा है, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ प्रमोटर सबको काउंट करता हूँ जो जिनके पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। तो अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये 42 हो गया, ये यहाँ पे 44 हो गया, टोटल 45। अगर FII DI प्रमोटर 45 के आसपास हो गया, 45 के आसपास प्रमोटर, सॉरी 20 55 के आसपास टोटल ये नंबर आप प्रमोटर्स हो गए, FIIs DIs प्रमोटर्स तीनों मिला के। अब आते हैं नीचे, इसमें मेन इन्वेस्टमेंट किसका है? रेखा झुंझुनवाला, जो लेट राकेश झुंझुनवाला की वाइफ है, उनका इन्वेस्टमेंट है दो। एक होता है 10.63% के पास और 1.85% के आसपास।
तो इस तरह से अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट 67-68% के आसपास प्रमोटर्स होल्डिंग की हिस्सेदारी निकल के नजर आती है। और इसमें रेखा झुनझुनवाला का इन्वेस्टमेंट है। तो आप सोच सकते हो दोस्तों, ये कितने बड़े दिग्गज इन्वेस्टर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला, और उनकी वाइफ का इन्वेस्टमेंट है। तो आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, बाकी आप समझ सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन आपको तो कर नहीं रहा हूँ, बट आप अपने जो भी आपका नॉलेज है, चाहे आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी आपको बताए, उस हिसाब से आप समझ सकते हो। ऑलमोस्ट 67% के आसपास प्रोमोटर्स होल्डिंग है। और यही चीज हमको देखनी है कि ये रिटेल पब्लिक के पास कितना है, और प्रोमोटर्स होल्डिंग में जो एफ आई आई डी आई प्रमोटर्स एंड 1% से ज्यादा हिस्सेदारी जिसके पास है, ये सारी चीजें हमको काउंट करनी है। फिर उसके बाद अगर दोस्तों 65 एंड 70 के बीच से ऊपर 60, अब अगर 65 से ऊपर किसी भी स्टॉक्स में अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग होती है तो वो अच्छा स्टॉक्स माना जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने कंपनी का एक शानदार बिजनेस और फाइनेंशियल एनालिसिस कर लिया। अब थोड़ा हम चलते हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे। तो कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न पे देखते हैं दोस्तों। सॉरी, हाँ, यह कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न अगर हम देखते हैं यहाँ दोस्तों, तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न में हमको क्या निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर की साइड। हाँ, तो कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उसमें एक आपको मैं कप विथ हैंडल पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक, एक ये कप रहा, मैं इसको भी काउंट कर सकता हूँ। ये कप है, ये हैंडल बन रहा है। दोस्तों जब भी यहाँ से अगर कंपनी ब्रेकआउट देती है तो ऑलमोस्ट ये वाला जो डेप्थ है ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इस डेप्थ की बात कर ली जाए तो ये डेप्थ कितना है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ से। ये वाला डेप्थ जो है ऑलमोस्ट, वेट, ये वाला डेप्थ हम यहाँ से ले लेते हैं। अगर ये वाले डेप्थ की बात कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 17-18% के आसपास है। अगर इसको ऊपर की तरफ रख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से अगर हम करंट मार्केट प्राइस जो ट्रेड कर रहा है ऊपर की तरफ, अगर आप देखते हो टेक्निकली टारगेट जो निकल कर नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपको ऑलमोस्ट 24-25% के आसपास, लगभग लगभग 400 के आसपास अगर मान के चलते हो, तो टेक्निकली टारगेट निकल के नजर आता होगा 25 के आसपास। यहाँ से कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल है। बट थोड़ा और चीज़ें मैं डीप वे में डिस्कस कर लेता हूँ। ये तो हमने दिखा दिया कि यहाँ पे कंपनी का टेक्निकली टारगेट यहाँ पे क्या निकल के नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें जब भी कप विथ हैंडल पैटर्न बना इस स्टॉक में, क्या इस स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिया? तो अगर हमको कहीं अगर मिलता है कप विथ हैंडल पैटर्न तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ पे मिला, मैं मार्क करके ऑलरेडी रखा हूँ। अगर यहाँ पे दोस्तों देखते हो तो ये एक पूरा कप बना, सॉरी ये एक पूरा कप बना और ये एक हैंडल बना, और ये कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद कंपनी ने अपने टारगेट को अचीव करने में कितना दिन लगाया? अगर मान लीजिए यहाँ से हम ये मैक्सिमम डेप्थ ये रहा 46% के आसपास, और यहाँ पे ब्रेकआउट जहाँ दी कंपनी, यहाँ मान लीजिए ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, ये कंपनी ने ब्रेकआउट दिया, और कंपनी या ये कंपनी का टेक्निकल टारगेट ये रहा। कंपनी का टेक्निकल टारगेट अगर यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितने दिन लगा, तो ऑलमोस्ट आपको 135 डेज, 35 डेज में 48% के आसपास गेन निकल गया। तो दोस्तों पहला तो ये दिखा दिया मैं, कंपनी ने जो जो कप हैंडल पैटर्न बनाया है तब तो अपना टेक्निकली अपने चार्ट को यहाँ से, सॉरी, टेक्निकली जो इसका प्राइस है उसको उसके आसपास गई है, और वहाँ से ऊपर भी गई है। बिकॉज मैं इसका कंपनी को ऐसे ही मल्टीबैगर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें दिग्गज इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट तो है ही, बट कंपनी का जो बिजनेस है वो शानदार है, और कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस के हिसाब से बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, एक और हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कप विथ हैंडल पैटर्न, ये भी एक शानदार कप विथ हैंडल पैटर्न बना है। तो यहाँ पे देखिए एक आपको कप बनेगा, और ये कप का हैंडल है, और यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट, ये लेवल है हमारा ब्रेकआउट का। ये मल्टीपल हैंडल बन गए हैं, देखिए यहाँ मल्टीपल हैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एक ये भी बन गया, एक ये भी बन गया, बट यहाँ पे कंपनी ने जाके ब्रेकआउट दिया है। अगर यहाँ पे कंपनी की टेक्निकली टारगेट की बात कर लिया जाए, तो कंपनी का डेप्थ कितना है, यहाँ से नीचे की तरफ देखते हो आप, तो 32-33% के आसपास है। इसको मैं ले जाकर ऊपर के लेवल पर रख देता हूँ यहाँ पे। अब टेक्निकली टारगेट की बात कर लिया जाए तो कितने दिन में अचीव हुआ कंपनी का टेक्निकल टारगेट? कंपनी का टेक्निकल टारगेट ऑलमोस्ट कितने दिन में अचीव हुआ? ऑलमोस्ट अगर देखते हैं दोस्तों, तो कंपनी का टेक्निकली टारगेट यहाँ पे अचीव होने में कितना टाइम लगता है हमको? लगभग लगभग मतलब 280 डेज का ट्रेडिंग सेशन लगता है, मतलब मान के चलो कि 1-1.5 साल लगता है, लेकिन उसमें 25% का गेन आपको निकल के नजर आता हुआ दिखा है। उसके बाद से जो कंपनी ने उसके बाद से जो रैली दिखाई, उसके बाद शानदार रैली दिखाई, फिर ऊपर जाते हुए कंपनी दिखाई दे रही है हमको।
तो इस तरह से अगर दोस्तों अगर आप फिर से अगर कहीं जाके फिर से अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न पे जाके देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे कॉपी थंडर पैटर्न नजर आते हैं, बट मैं आपको ये दिखाना यहाँ पे चाह रहा था कि जब भी कंपनी कॉपी थंडर पैटर्न बनाती है तो क्या यहाँ पे अपना टारगेट अचीव करती है या नहीं। डेफिनेटली अचीव करती है, ये आपको मैं दिखा ही रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे भी दोस्तों अगर यहाँ पे भी आपको एक दिखाऊं तो यहाँ पे भी कंपनी कॉपी थंडर पैटर्न बना रही है। कॉपी थंडर क्या है, इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बोल सकते हैं। ये एक पहला हेड हो गया, ये पहला शोल्डर हो गया, ये बड़ा हेड हो गया, ये दूसरा शोल्डर हो गया। यहाँ से कंपनी ने ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब यहाँ से कंपनी का टारगेट क्या निकल के आता है, यहाँ से टेक्निकली अगर टारगेट की बात कर दिया जाए तो कंपनी का टारगेट ऑलमोस्ट 74% के आसपास निकल कर नजर आता है। और कंपनी जब यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो कंपनी का जब ये टारगेट कितने दिन में कंपनी अचीव करती है, अगर हम यहाँ से बात कर लिया जाए तो टारगेट अचीव करने में कंपनी को कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट अगर इस वाले लेवल की बात कर लिया जाए तो 770 दिन में कंपनी ऑलमोस्ट 74-75% के आसपास रिटर्न देती है। तो इस तरह से दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं। कौन है? पानी नहीं है। हाँ ले आ देंगे हम, जाओ तुम।